नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। आज के इस खास कार्यक्रम में हम कौन सी वो खबरें हैं जो आपके लिए लेकर के आए हैं, दुनिया के वॉर फ्रंट से जुड़ी हुई, वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो सबसे पहली खबर विस्फोट की क्या रहने वाली है वो जान लीजिए। बात सबसे पहली खबर में रूस और यूक्रेन को लेकर के करेंगे। यूरोप में क्यों टेंशन हो गई है आखिरकार दोनों युद्ध को लेकर के, रूस ने यूक्रेन पर कहां और कितना भीषण हमला किया, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे क्या पुतिन भी ट्रंप की राह पर चलने जा रहे हैं और पुतिन के रुख से जो यूरोपीय देश है वो पूरी तरीके से टेंशन में आ गए हैं। आखिर पुतिन ने ट्रंप के किस एक्शन को कॉपी करने वाले हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इसी के साथ विस्फोट में दूसरी बड़ी खबर क्या होगी वो भी जान लीजिए। बात दूसरी बड़ी खबर में वेनेजुएला की होगी, क्योंकि वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ, अमेरिका की इस कार्रवाई से पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। हम आपको बताएंगे कि अब वेनेजुएला का आखिरकार भविष्य क्या हो सकता है और वहां मौजूद अमेरिकी सेना के पास क्या क्या चुनौतियां हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अब अमेरिका के निशाने पर कौन से देश आ सकते हैं और उसका क्या परिणाम हो सकता है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया के अलग अलग देशों को पूरी तरीके से अन्य मुद्दों पर डाइवर्ट कर सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर ला करके खड़ा कर सकता है। विस्फोट में तीसरी बड़ी खबर होगी उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई। उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन। उन्होंने एक बार टेंशन बढ़ा दी है और चेतावनी भी जारी कर दी है। वेनेजुएला में एक्शन के बाद किम जोंग उन ने न केवल मादुरो को रिहा करने की मांग की है, बल्कि इसके साथ ही अपनी सेना को भी हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। विस्फोट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली जो खबर है वो सूमी इलाके से जुड़ी हुई है। जहां सूमी में रूसी सेना का एक बड़ा हमला देखने को मिला है, जो यूक्रेन की सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला भी बताया गया है। रूस ने तबाह की यूक्रेनी सेना की कई पोस्ट। ये खबर है सूमी में रूसी सेना ने जो अटैक किया उससे जुड़ी हुई, जहां यूक्रेन की सेना को एक बड़ा नुकसान पहुंचा और इसकी वजह से जो उनकी कई पोस्ट है यूक्रेनी सेना की वो तबाह हो गई है। उसकी तस्वीरें भी जारी की गई है। देखिए अभी जो मौसम है वो एकदम बदला हुआ नजर आता है, ठंड का मौसम है, बर्फबारी का मौसम है और ऐसे में जगह जगह बर्फ जमी हुई है। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन ने जो चौकियां बनाई हुई है, जो पोस्ट बनाई हुई है, उसे तबाह कर दिया गया है। सूमी इलाके में ये बताया जा रहा है कि ये तबाही लाई गई है। ये विस्फोट जो आप देख रहे हैं, ये रूस के हमले के बाद, रूस के आक्रमण के बाद आप ये विस्फोट देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो चौकियां हैं वो तबाह कर दी गई हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन की सेना है उसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है इस सब की वजह से, क्योंकि सूमी इलाके में जो चौकियां हैं उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। हालांकि कई इलाकों को लेकर के रूस बार बार ये कहता है कि उसने वहां पर कब्जा कर लिया है और वहां पर अब उसकी सत्ता काबिज हो गई है। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि यूक्रेनी सेना का रॉकेट और ड्रोन से अटैक देखने को मिला है। ये खैरसोन और ज़पोरिज़िया में देखने को मिला है। इसके साथ ही डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी हमला किया गया है और रूस की सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि यूक्रेन ने ये जो बड़ा कदम उठाया उसकी वजह से रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब ये दो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खैरसोन, ज़पोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क में ये हमला किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से और रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया गया है। आवाज आप सुन सकते हैं कि अटैक जो था, ये विस्फोट जो था, कितना ज्यादा भीषण था। इसके साथ ही एक खबर ये आई कि सूमी में जो चौकियां थी उसे तबाह कर दिया गया है। किसकी तरफ से ये तबाही लाई गई है? ये तबाही लाई गई है रूस की तरफ से। यूक्रेन के उस इलाके को उसने दहलाया है। ये दोनों तस्वीरें देखकर के जरा आप समझ जाइए कि 4 साल पूरे हो जाने के बावजूद ये युद्ध ना तो रुका है, ना थमा है और ना ही कहीं से कोई शांति वार्ता पर बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बार बार ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि शांति स्थापित होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दोनों ही देशों की तरफ से बराबर अटैक किए जा रहे हैं, बराबर ऐसे निशाने साधे जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग के करीब 4 साल पूरे हो चुके हैं। रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले चल रहे हैं तो पुतिन की सेना यूक्रेन पर लगातार नई रणनीति से हमले कर रही है और हर बार ये नई रणनीति यूक्रेन में तबाही की एक नई इबारत भी लिख करके जाती है।
रूस का जबरदस्त हमला। दहला यूक्रेन का जर्रा जर्रा। पुतिन का गुस्सा फूटा। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने जिस साम्राज्यवाद व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया, उसने अब रूस को भी हौसला दे दिया है। रूस के यूक्रेन पर हमले तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना के हमलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पुतिन ने एक बार फिर अपनी रणनीति में बदलाव किया हो। और अब पुतिन का लक्ष्य डोनबास जैसे कुछ इलाकों पर कब्जा ही नहीं, बल्कि पूरे यूक्रेन पर रूसी झंडा फहराना हो। रूसी सेना के निशाने पर अब सैन्य ठिकानों के साथ ही रिहायशी इलाके भी हैं। इसके अलावा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रूसी सेना के हमलों में भवनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। अंदर से माइनस में टेम्परेचर का टॉर्चर और बाहर बारूदी बारिश, इन दोनों ही परिस्थितियों ने मिलकर यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 10 से ज्यादा शहरों को ताबड़तोड़ हमलों से दहलाया। रूस के 11 Tu-95 बॉम्बर जेट्स के साथ ही मिग फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। रूसी सेना ने कीव में एक अस्पताल पर हमला किया। बताया जा रहा है कि हमलों के वक्त अस्पताल में करीब 70 लोग मौजूद थे। इनमें से 2 लोगों की जान चली गई। पुतिन के जवानों ने खार्किव में भी बारूद बरसाया, जिससे यहां भारी तबाही हुई। रूस के जवानों ने चेर्निहिव और निप्रोपेट्रोवस्क में भी जबरदस्त अटैक किए।
ज़ैपोरिज़िया में रूस को जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। यहाँ रूस के जवान बहुत भीषण बमबारी कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। उधर सूमी में भी रूस की फौज को बड़ी कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि यहां कुछ और इलाकों पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री के मुताबिक रूस ने निप्रो में एक टारगेटेड हमला किया। इससे निप्रो में मौजूद एक सिविलियन सूरजमुखी तेल प्रोडक्शन फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा। रूस की बारूदी बारिश की वजह से खार्किव में यूक्रेनी सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि यहां यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी पोजीशन नष्ट हो गई। रूस ने हमलों में किंझल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइलों से भी अटैक किया। रूस ने गाइडेड बम, फैब 500 बमों से भी भीषण अटैक किए। इस पूरे युद्ध में सिर्फ दो देश नहीं है, बल्कि यूरोप और नेटो की सेनाएं भी कभी भी उतर सकती हैं, ये कहा जा रहा है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन को वो सहयोग देते हैं। अब ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि फिनलैंड की सेना का जो जहाज है वो फिटवर्क पर एक्शन दिखाते हुए नजर आया है। और ये एक्शन कहां पर हुआ? ये एक्शन हुआ है बाल्टिक सागर में, जहां पर जहाज से जवान उतरे हैं। और इसके साथ ही फिनलैंड के ये जवान बताए जा रहे हैं जो रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा माना जा रहा है। फिटवर्क बाल्टिक सागर में केबल्स को नुकसान पहुंचाने का आरोप इस पर लगा है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आप ये बाल्टिक सागर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर ये जो फिनलैंड के जवान हैं वो केबल के सहारे कुछ इस तरीके से उतरे हैं। ये उतरते हुए नजर आ रहे हैं आपको बाल्टिक सागर में। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी तैयारी भी उसी तरीके से चल रही है, रूस और यूक्रेन युद्ध जिस तरीके से चल रहा है। क्योंकि बार बार यूक्रेन को जो सहायता मिल रही है वो नेटो देशों से ही मिल रही है, जो समर्थन मिल रहा है वो नेटो देशों से मिल रहा है। ऐसे में रूस बार बार यूरोप हो या फिर नेटो हो, उन्हें ये धमकी देते रहता है कि अगर वो युद्ध लड़ना चाहते हैं, खुलकर के इस मैदान में उतरना चाहते हैं, तो वो उन्हें भी सबक सिखाएगा। क्योंकि रूस ने सोचा था कि मात्र 4 दिन के भीतर भीतर वो यूक्रेन को कब्जा लेगा, यूक्रेन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा, लेकिन नेटो यूरोपीय देशों की वजह से ये पूर्णतया हो नहीं पाया। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि कभी भी नेटो पर या यूरोपीय देशों पर भी रूस हमला कर सकता है। और इस बीच बाकी देशों की तैयारी भी देखने को मिल जाती है। पुतिन भी ट्रंप की राह पर चलते दिख रहे हैं। अब एक जानकारी ये भी है, और ये जंग कहां लेकर के जाएगी, इस राह के बारे में ये आपको बताते हैं। यूक्रेन के बाद जो जंग का विस्तार है वो दूसरे देशों में होने की आशंका जताई जा रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि रूस के किन कदमों से यूरोप में टेंशन आ गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। कहने को तो यह हमला ड्रग्स कार्टेल पर नियंत्रण के लिए किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस कार्रवाई का असल मकसद सामने आने लगा।
अमेरिका का पर्दे के पीछे से जारी तेल का खेल भी दुनिया को समझ में आने लगा। और अब पुतिन भी उसी राह पर चलते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि अब पुतिन भी यूक्रेन के बाद यूरोप में भी जंग का विस्तार कर सकते हैं। पुतिन के कुछ एक्शन से उनकी मंशा भी दिखने लगी है। कुछ ही दिन पहले रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा रहे जहाज फिटबर्ग को फिनलैंड ने कब्जे में लिया। उसे फिनलैंड की खाड़ी के पास से कब्जे में लिया गया। आरोप है कि फिटबर्ग ने समंदर में मौजूद फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच मौजूद कम्युनिकेशन केबल्स को नुकसान पहुंचाया। दावा है कि जहाज ने बीच समंदर में ही लंगर डाल दिया और भारी भरकम एंकर और इसकी चेन समंदर के तल पर घिसटती चली गई। इससे समंदर की गहराई में मौजूद केबल्स उलझते चले गए। इस घटना में समंदर में मौजूद 5 केबल्स को भारी नुकसान हुआ। इससे फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी से एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन के बीच कम्युनिकेशन लाइन ठप हो गई। हालांकि फिनलैंड की जहाज फिटबर्ग पर कार्रवाई रूस के गुस्से की वजह बन सकती है। बताया जा रहा है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ब्लैकआउट हुआ। जांच में दावा किया गया 2 हाई वोल्टेज खंभों में आग की वजह से भारी नुकसान हुआ और नतीजा यह हुआ कि करीब 45,000 घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। इसे रूस का सबोटेज हमला माना जा रहा है क्योंकि इस हमले में बिजली गुल होने का मतलब है हीटिंग सिस्टम का ठप हो जाना। इससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। आशंका है इस हमले के पीछे रूस के जासूसों का हाथ हो सकता है। इससे पहले ही रूस कैलिनिनग्राद से लेकर बेलारूस तक अपनी तैनाती को पुख्ता कर चुका है। जहां कैलिनिनग्राद में मिसाइल साइलो वॉर रेडी हो चुके हैं, तो वहीं बेलारूस में भी ओरेशनिक मिसाइलों की तैनाती की जा चुकी है। जिसकी जद में यूरोप के कई देश आते हैं। रूस का नेवल फ्लीट लगातार गश्त कर रहा है। बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक रूसी नेवी की तैनाती मजबूत हो चुकी है और यह भी यूरोप के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है। जाहिर है कि अब रूस भी अमेरिका की ही राह पर चलते हुए यूरोप को भी निशाने पर ले सकता है। यानी यूक्रेन के बाद अब यूरोपीय देशों का भी नंबर आ सकता है। नेटो और यूक्रेन से अमेरिका की बढ़ती दूरी भी रूस को खुली छूट जैसी लग रही है और अब रूस खुलकर यूरोप में भी तबाही मचा सकता है। यानी ये जंग अब दुनिया के लिए बुरे सपने जैसा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और
अब बात विस्फोट में दूसरी बड़ी खबर की करते हैं, जो कि अमेरिका के विस्तारवादी प्लान से जुड़ी हुई है। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका के निशाने पर दूसरे देश भी आ सकते हैं। इनमें कौन कौन से देश शामिल है? 5 देश शामिल हैं: क्यूबा, कोलंबिया, ईरान और इसके अलावा ग्रीनलैंड और मैक्सिको का नाम भी इसमें आता है। ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं उसकी वजह से ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका का जो अगला निशाना है और भी देश हो सकते हैं, लेकिन कुछ देशों पर नजरें टिका करके अमेरिका बैठा हुआ है। कौन से वो 2 देश हैं, पहले वो देखें। साल 2026 की शुरुआत में ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। वेनेजुएला में हमला कर वहां के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया। वेनेजुएला के तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका की नजर है। लेकिन अमेरिका का यह कदम सिर्फ यहां तक ही थमता नहीं दिख रहा। अमेरिका का टारगेट कोलंबिया और क्यूबा हो सकते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में इस बात के संकेत भी मिलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया बहुत बीमार है। वहां एक बीमार आदमी सरकार चला रहा है जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका में बेचना पसंद है, लेकिन वो ये काम ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। उधर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी अमेरिका को जबरदस्त पलटवार करने की चेतावनी दी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने साफ तौर पर कहा कि वो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हथियार उठाने को तैयार है। अमेरिका ने कोलंबिया में नार्को टेररिस्ट का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी, लेकिन यह भी सच है कि कोलंबिया में तेल और कोयले के बड़े भंडार हैं। इनके अलावा सोना, पन्ना, प्लैटिनम और निकल के भी बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। उधर अमेरिका के वेनेजुएला में एक्शन के बाद कोलंबिया ने भी तैयारी कर ली। कोलंबिया ने वेनेजुएला बॉर्डर सील कर दिया है। डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जा चुका है। साथ ही सेना की तैनाती भी की जा चुकी है। इसके अलावा अमेरिका के निशाने पर क्यूबा भी हो सकता है। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन में क्यूबा के 32 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए जो राष्ट्रपति मादुरो की सुरक्षा में तैनात थे, यानी प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के खिलाफ जंग में क्यूबा भी शामिल था। बताया जा रहा है कि क्यूबा
चीन और रूस का सहयोगी है और यहां की सरकार राष्ट्रपति मादुरो की समर्थक है। माना जा रहा है कि अगर कोलंबिया और क्यूबा पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है तो उसके लिए उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच मौजूद मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा पर कब्जा आसान हो सकता है। यानी एक बात तो साफ है कि अब अमेरिका भी उपनिवेशवाद की नीति पर चल पड़ा है और अपनी इस नीति के तहत दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से अमीर देश ही अमेरिका के निशाने पर है। हालांकि अमेरिका की यह रणनीति तीसरे विश्व युद्ध का आगाज भी करवा सकती है। क्योंकि इससे अमेरिका का रूस और चीन समेत दूसरे शक्तिशाली देशों से टकराव भी बढ़ सकता है। ट्रंप की महत्वाकांक्षा न केवल अमेरिका के अंदर राजनीतिक खेल को बदल रही है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई जंग के आसार पैदा कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी यह महत्वाकांक्षा किस हद तक साकार होती है और दुनिया इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। दुनिया के लिए बड़ा सवाल है कि क्या वो इस दबाव के आगे झुकेंगे या ट्रंप की चुनौती का सामना कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अमेरिका और कोलंबिया का तनाव आपने समझ लिया। अब बात ईरान की कर लेते हैं, जहां जंग की तैयारी में ईरान भी जुटा हुआ है और ईरानी जो सेना है वो मिसाइल का टेस्ट कर रही है। इसके साथ ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका परीक्षण भी चल रहा है। तो खबर क्या है? खबर ये है कि ईरान भी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है और इसके साथ ही ईरानी सेना मिसाइल टेस्ट कर रही है। और आगे क्या हो रहा है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये जो तनाव है वो अमेरिका और ईरान के बीच में भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण भी ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान का कहना है कि वो पूरी तरीके से वॉर में है। एक तरफ गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका उसकी टेंशन बार बार बढ़ा रहा है। इन सब के बीच जो ईरान की तैयारी है वो भी खास तौर पर नजर आती है। जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे वो कहीं ना कहीं तैयार करने में जुट गया है, ताकि अगर कल के दिन उसके ऊपर फिर से अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है तो वो अपने आप को सुरक्षित कर सके और इसके साथ ही मजबूती के साथ पेश कर सके। कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान हो, मैक्सिको हो, कोलंबिया हो, ग्रीनलैंड हो या फिर अन्य देश हो, जिसमें बहुत सारे देश उसकी लिस्ट में अब जुड़ते जा रहे हैं, उन सब पर वो अटैक करके ये चाहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा लगाया गया था वो उसमें सफल साबित हो सके। क्यूबा का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ा हुआ है। इन देशों को लेकर के न केवल चेतावनी जारी की जा रही है बल्कि इन देशों को तनाव भी दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर ईरान की कार्रवाई को लेकर के धमकी दी, उसके बाद से बढ़ रहा है। तो ईरान भी ये कह रहा है कि वो हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि इन दोनों देशों की तनातनी के बीच सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के निशाने पर आ गया है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अब ईरान में खौफ की लहर दौड़ गई। हालांकि ये डर ट्रंप के सत्ता में वापसी के साथ ही आ गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई, जो अपने गढ़ में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, अब अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। ईरान के सुप्रीम खामनेई की नींद इस समय उड़ी हुई है। वेनेजुएला में हमले के बाद और अमेरिकी एक्शन के बाद खामनेई ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को 3 गुना बढ़ा दिया है। खामनेई अब शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं और जब भी निकलते हैं तो उनके आसपास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडोज की कई लेयर सुरक्षा होती है। इससे तो साफ है कि ट्रंप के एक्शन से ईरान के सुप्रीम खामनेई के पैर कांप रहे हैं। उनको डर है कि कहीं अमेरिका सख्त हुआ तो उन पर एक्शन ले सकता है।
बीते साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद से परमाणु कार्यक्रम भी ठंडे बस्ते में चला गया है। हालांकि ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक एक बार फिर ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया है। मतलब साफ है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में बस चंद कदम दूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान अब परमाणु बम बनाने से महज कुछ महीनों की दूरी पर है। ईरान के परमाणु हथियार तैयार करने की भनक एक बार फिर से ट्रंप को लगी है। तो क्या ऐसे में ट्रंप का अगला निशाना ईरान और उसके सुप्रीम लीडर खामनेई है? अभी हाल में ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दिखा, जिसमें सड़कों पर निकलकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन में कम से कम 29 लोगों की मौत हुई है और 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति दो तरफा हमले पर आधारित है। एक तरफ आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा रहा है। ईरान का तेल निर्यात, बैंकिंग सेक्टर और IRGC से जुड़े व्यवसाय सभी निशाने पर है। लक्ष्य साफ है कि ईरानी अर्थव्यवस्था को इतना कमजोर करना कि शासन व्यवस्था अंदर से ढह जाए और फिर ईरान को कंट्रोल में लाया जाए। साफ है कि मध्य पूर्व एक बारूद के ढेर पर बैठा है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही, ये सभी ईरान के प्रॉक्सी समूह लगातार इजराइल और अमेरिकी हितों पर हमले कर रहे हैं। लाल सागर में हूती हमलों ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को खतरे में डाल दिया। इधर ईरान ने साफ संकेत दिया है होर्मुज की खाड़ी को बंद कर देगा, जहां से दुनिया के 30% तेल की आपूर्ति होती है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता भी खतरनाक है। तो ईरान के पास हजारों मिसाइलें हैं जो इजराइल, सऊदी अरब और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको बताते हैं कि ईरान की जो खतरनाक मिसाइलें हैं उनके बारे में, जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखती है। कौन कौन सी मिसाइल है जो कि ईरान के पास है? सेजुल मिसाइल, इसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक है। उसके बाद इसकी जो दूसरी मिसाइल है वो है इमाद मिसाइल, 1700 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। उसके बाद क्योंकि हथियारों का जखीरा भी है, लेकिन ईरान की तैयारी भी पूरी है। फतेह 2 मिसाइल 1500 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी, 1500 किलोमीटर दूर तक ये एम को साध सकती है। शाह 3 मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो मारक क्षमता है 1300 किलोमीटर है, यानी 1300 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को ये भेद सकती है, किसी पर भी निशाना बना करके हमला कर सकती है। अबू महदी मिसाइल 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। जो सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल है वो सेजिल मिसाइल ही है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अब ये सबसे जोल्फागार मिसाइल जो आप देख रहे हैं, ये इसका नाम जो आप देख रहे हैं, ये 700 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और ये सबसे कम क्षमता वाली मिसाइल है। मतलब 700 से लेकर के 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाली जो मिसाइलें हैं वो ईरान के बेड़े में है। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन के बाद ईरान में डर का माहौल बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव हालांकि कोई नया नहीं है, ये दशकों पुराना है, 70s के वक्त का है। और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसके क्या व्यापक परिणाम होंगे, इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है। अमेरिका की विदेश नीति, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और आतंकवाद के आरोपों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को लगातार तनावपूर्ण बनाए रखा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसके व्यापक परिणाम होंगे।
जिसमें इजराइल की भूमिका क्षेत्रीय और वैश्विक गठजोड़ महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका ने अब तक ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और परमाणु हथियार कार्यक्रम रोकने का प्रयास हमेशा से अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान आतंकवादी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, हमास और अन्य कई संगठनों को समर्थन देता है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले परमाणु संबंधित ठिकानों को निशाना बना सकता है। अगर ईरान हमला करता है तो इसमें इजराइल भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इससे पहले पिछले साल इजराइल ने परमाणु खतरे को लेकर ईरान पर हमला किया था। बाद में अमेरिका ने भी B-52 बॉम्बर से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल अमेरिका के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के हमले के बाद इजराइल को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जिसमें ईरान हिजबुल्लाह के माध्यम से इजराइल के इलाकों पर भी हमला कर सकता है। अगर ईरान अमेरिका में युद्ध हुआ तो ईरान का साथ रूस, चीन, सीरिया, हिजबुल्लाह समेत कई इस्लामिक देश दे सकते हैं। जबकि नेटो, इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी देश अमेरिका के साथ जा सकते हैं। साफ है कि विश्व आज तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आकर खड़ा है। पहले से ही दुनिया के देश दो खेमे में बटे हुए हैं। अगर अमेरिका ईरान के बीच संभावित युद्ध हुआ तो ये एक वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। यह सिर्फ दोनों देशों का विवाद नहीं रह जाएगा, बल्कि मध्य पूर्व और विश्व राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हालांकि पहला मौका नहीं होगा जब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल उतर सकते हैं। इसके पहले अगर बात की जाए तो जून 2025 में भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। उस वक्त क्या कुछ हुआ था, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच में जंग हुई थी और इस दौरान अगर बात की जाए तो युद्ध में ईरान के करीब 1100 लोग मारे गए थे। हालांकि ये जो आंकड़े हैं वो ईरान की तरफ से छिपाने की पूरे प्रयास किए गए थे, लेकिन अमेरिका ने इसे ला दिया था बाहर। ईरान के कई सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की मौत हुई थी। खासकर जो अमेरिका के निशाने पर थे वो परमाणु वैज्ञानिक निशाने पर थे, ताकि उनका जो परमाणु कार्यक्रम है वो आगे ही ना बढ़ पाए। ईरान के हमलों से इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल ने ये आंकड़े जारी किए थे कि 28 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ईरान भी यही कह रहा है कि इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब एक और खबर आ रही है वेनेजुएला से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ। वेनेजुएला की सड़कों काराकास में अमेरिका का विरोध चल रहा है। मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने अपने आप को बंधक भी बता दिया। ये भी कह दिया कि वो अभी भी राष्ट्रपति है वेनेजुएला के, और अगर वो राष्ट्रपति है वेनेजुएला के तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन वेनेजुएला में ऑलरेडी वहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो चुका है। अब सड़कों पर जो लोग उतरे हुए हैं उनकी तस्वीरें जरा देखिए। वेनेजुएला की सड़कों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। काराकास जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वहां पर अमेरिका को लेकर के ये विरोध चल रहा है और मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग की जा रही है और इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका के अंदर भी ये विरोध देखने को इसी तरीके से मिलता है। अमेरिका के लिए वेनेजुएला पर हमला जितना आसान था, उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा उतना ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वेनेजुएला में एक तरफ मादुरो समर्थक है, दूसरी ओर मिलिशिया ने अमेरिका के खिलाफ
जंग का ऐलान कर दिया है। अब ये मिलिशिया कौन है और किसने ये जंग का ऐलान किया है अमेरिका के खिलाफ, देखिए। अमेरिकी कमांडोज ने वेनेजुएला में कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑपरेशन में महज 59 मिनट का वक्त लगा। इस दौरान कमांडोज राष्ट्रपति भवन के परिसर में उतरे। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण किया और वापस लौट गए। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जितनी तेजी से हुआ उतना आसान लगा, अब अमेरिका के लिए उतना ही मुश्किल है। वेनेजुएला के तेल रिजर्व पर अपना अधिकार जताना, मादुरो ने अमेरिका की कोर्ट में खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बताया और इस नाते उन पर केस नहीं चलाया जा सकता था। हालांकि आनन फानन में वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिला दी गई ताकि मादुरो राष्ट्रपति न रह जाए और अमेरिका में उनके खिलाफ केस चलाए जाने का रास्ता साफ हो जाए। अब हालात अमेरिका के पक्ष में नहीं लग रहे हैं। वेनेजुएला के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वेनेजुएला में सरकार बनाने की जिम्मेदारी मार्को रूबियो को सौंपी गई थी। हालांकि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि अमेरिका वेनेजुएला की सरकार में जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। लेकिन अमेरिका के लिए वेनेजुएला के तेल और गैस समेत प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा आसान नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है बोरीवेलेन मिलिशिया वेनेजुएला की वो अदृश्य आर्मी है जो आम लोगों के बीच रहकर अमेरिकी जवानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बताया जा रहा है कि बोलीवेरियन मिलिशिया ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इस जंग में ह्यूगो चावेज की बेटी रोसिनेज चावेज रोड्रिगेज भी शामिल है। उन्होंने महिला विंग की कमान भी संभाल ली है। यानी महिलाओं के हाथ में हथियार अब अमेरिका के लिए सिर दर्द बन सकते हैं। अमेरिका के लिए इन मिलिशिया से निपटना आसान नहीं है क्योंकि ये लोग वेनेजुएला के हालात से अच्छी तरह वाकिफ है। मिलिशिया को गुरिल्ला वॉर में महारत हासिल है, यानी ये लोग सेना पर हमला करके अचानक ही गायब हो सकते हैं और इनके खिलाफ अमेरिका की बड़ी बड़ी तोपें और एयरफोर्स भी काम नहीं आएंगी। इसके अलावा ये लोग आईडी अटैक करके भी अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, यानी अमेरिका के हालात अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे हो सकते हैं। वेनेजुएला के प्राकृतिक हालात भी ऐसे हैं जो मिलिशिया के दुश्मनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वेनेजुएला के उत्तर में समंदर है, दक्षिण में अमेज़न का घना जंगल है जिसमें घुसना तो आसान है लेकिन निकलना बेहद मुश्किल है। वेनेजुएला के पश्चिम में कोलंबिया मौजूद है जिसके बॉर्डर सील है
पूर्व में गयाना अटलांटिक तट मौजूद है। साफ है कि वेनेजुएला से मादुरो का अपहरण जितना आसान था, अब वहां से मुनाफा कमाना उतना ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जहां एक और मिलिशिया अमेरिका के खिलाफ है, तो वहीं मादुरो के वफादारों को भी सरकार से दूर रखना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में अब बात होगी उत्तर कोरिया की। किम जोंग उन उत्तर कोरिया का वो सनकी तानाशाह है जो लगातार अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरता रहता है। अब जबकि अमेरिका वेनेजुएला संकट में उलझा हुआ है, इन सब के बीच तानाशाह ने फिर से अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। अमेरिका की टेंशन को उसने किस तरीके से बढ़ाया और क्या नया आदेश सनकी तानाशाह की तरफ से आया है, आपको दिखाते हैं। किम जोंग उन ने बढ़ा दी ट्रंप की टेंशन। हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। मिसाइल टेस्ट कर कहा न्यूक्लियर फोर्स तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उधर वेनेजुएला में गदर मचाया। तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने बड़ी तैयारी कर ली है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने कहा, तानाशाह लीडर किम जोंग उन ने अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट का परीक्षण किया। साथ ही किम जोंग उन ने यह ऐलान किया कि नॉर्थ कोरिया की परमाणु फोर्स जंग के लिए तैयार है। प्योंगयांग में बैठी तानाशाही सरकार ने कहा, मिसाइल परीक्षण हालिया भू राजनीतिक संकट की वजह से जरूरी हो गया। नॉर्थ कोरिया का इशारा वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई की तरफ था। उत्तर कोरिया नेता ने यह साफ किया कि वो किस संकट का जिक्र कर रहे थे। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ।